एक रेवोल्यूशन की का एक कालखंड था, एक काल पीरियड था, एक कह सकते हैं कि समय था, एक वक्त था, वो भी हमारा 1830 टू 1848। और यह वीडियो यानी कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप सिलेबस में यदि उठाकर देखेंगे तो ये आपके पास इंडिकेट किया हुआ रहता है, ज़्यादातर प्रश्न आने की चांसेस बनती है। और हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी किस प्रकार से जर्मनी जो छोटा 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 टुकड़ा में जो बटा हुआ था और किस प्रकार से पूरे के पूरे छोटे छोटे टुकड़ा मिल करके एक नेशन का डेवलपमेंट किया, एक कंट्री का निर्माण हुआ, एक जर्मनी एक साम्राज्य से लेकर के एक देश का निर्माण किया गया। इटली 7 छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था। यह छोटा छोटा टुकड़ा मिल करके एक यूनाइट हो गया, एक मिल गया, एक यूनिफिकेशन ऑफ द इटली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द मेकिंग ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग द नेशन, आप अपने राष्ट्र को किस अंदाज में, किस सेंस में, किस तरीके से आप कैसे देख पाते हैं। आपको बचपन में देश के प्रति देखने की भावना क्या थी, देश को देखने का आपका आइडिया क्या था, और आज आप किस रूप में देखते हैं और भविष्य में आप किस रूप में देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन, राष्ट्र के प्रति जो अपना आइडेंटिफिकेशन है, अपनी जो भावना है, अपनी जो फीलिंग है, वही हमारा क्या कहलाता है, नेशनलिज्म कहलाता है। और इंपीरियलिज्म का मतलब होता है एक पावरफुल कंट्री, एक शक्तिशाली देश यदि जो एक छोटे से देश पर कब्जा करता है, कब्जा करने की जो मेंटेलिटी रखता है, कब्जा करने की जो भावना रखता है, कब्जा करने की जो बात करता है, यह हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये हमारा कहलाता है इंपीरियलिज्म। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो ये 6 पॉइंट में फिनिश करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग इसको देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला आपके पास है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इस क्रांति में कॉमन आइडेंटिफिकेशन का जन्म हुआ एंड द नेशनलिज्म को प्रमोशन मिला एंड द मोनार्की सिस्टम आल्सो चेंज इनटू द डेमोक्रेसी। इट मींस इन द प्लेस ऑफ द मोनार्की डेमोक्रेसी वाज द सेटअप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहां पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद किस प्रकार का हमारा चेंजिंग हुआ और मोनार्की को रिमूव करके, मोनार्की को हटा करके मोनार्की की जगह पर कौन सा हमारा एक नया सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, तो हमारा आएगा डेमोक्रेसी। Understood? That means in the place of the monarchy system or democracy was set up. That means the evolution of the monarchy after the French Revolution. क्लियर है। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन आल्सो प्रोवाइड द कॉमन आइडेंटिफिकेशन। इट आल्सो प्रोवाइड अस द टर्म ऑफ द नेशनलिज्म। इट आल्सो गिव अस द फंडामेंटल राइट्स। That means right now you are explaining about the democracy. This whole setup was provided by the French Revolution. Understood? तो हम लोग इसमें एक इंट्रोडक्शन, आपका एक वीडियो था, ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं इसमें कर सकते हैं, तो इसके लेकर आप जरूर इसे देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें एक पेंटिंग के बारे में, यानी पेंटिंग किस प्रकार से आपका एक फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग है, उस पेंटिंग का क्या विजुअलाइजिंग है, क्या शो करना चाहता है, किस प्रकार की चीज़ों को शो करना चाहता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, आप मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस चैप्टर की शुरुआत एक पेंटिंग के द्वारा की गई है जो 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया था। फ्रेडरिक सोरियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक। इस पेंटिंग का एक्सप्लेनेशन फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया है हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। इन्होंने कहा कि यूरोप के सभी लोग, अलग अलग देश के लोग अपना अपना झंडा लेकर लिबर्टी को गेन करने के लिए लिबर्टी ऑफ स्टैचू की ओर चल रहे हैं। तो लिबर्टी ऑफ स्टैचू क्या था? ए फीमेल फिगर वाज शोन with the torch of enlightenment in one hand and the charter of the rights of man in the other hand। एक तरफ लोगों का अधिकार और दूसरे तरफ क्रांति की ओर अग्रसर करने की बात कही गई है। और इस स्टैचू के क्रॉस कर चुका है 2 कंट्री, फ्रांस और दूसरा स्विट्जरलैंड। इस स्टैचू के आगे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से मोनार्की सिस्टम को समाप्त किया गया है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज द शटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी मोनार्की को समाप्त करके उसका मुकुटों की
तोड़ करके समाप्त कर दिया गया है। एब्सोल्यूटिज्म मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिज्म ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल विद ए लॉट ऑफ कंट्रोल पावर। सो रेफर्स टू एनी मोनार्की और गवर्नमेंट, यानी कि एब्सोल्यूटिज्म की जगह पर उन्होंने मुख्य आइडिया था यूटोपियन को इस्टेब्लिश करने के लिए। यानी यूटोपियन विजन मीन्स ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज आल्सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक रूल होना चाहिए, लोगों का रूल होना चाहिए, यानी ऑन द प्लेस ऑफ द मोनार्की डेमोक्रेसी शुड बी इस्टेब्लिश। और आप देख रहे हैं कि फ्रांस के लोग जर्मनी के झंडे को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर जा रहे हैं। और एक आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से ब्लेसिंग दे रहे हैं, यानी कि फ्रॉम द हेवन एबव क्रिस्ट सेंट्स एंड द एंजल्स अब ब्लेसिंग दे रहे हैं। और अलग अलग देश के लोग अपना अपना झंडे को लेकर के और लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू की ओर जा रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि आपका पोलैंड है, लोम्बार्डी है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी, रसिया अपना अपना झंडा लेकर लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात इस रिवोल्यूशन में एक आगे की ओर मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई। एक फटाफट रिवीजन के रूप में फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग का एक्सप्रेशन करते हैं। द मेन आइडिया यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक। यह पेंटिंग 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया था और लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू की ओर लिबर्टी को गेन करने के लिए यूरोप के कंट्री के सभी देश के लोग अपना अपना झंडा लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कि जर्मनी का ये झंडा जो देख रहे हैं ब्लैक, रेड एंड येलो कलर शो कर रहा है। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू क्या है। तो ये फीमेल फिगर वाज शोन विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में अधिकार की किताब के बारे में शो किया गया है। अर्थात मैं रिवोल्यूशन क्रांति लाऊंगा और मैं अपने अधिकार को गेन करूंगा, मैं अपने अधिकार को प्राप्त करूंगा। इसके बाद लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू को क्रॉस करने वाला दो कंट्री है, एक स्विट्जरलैंड और दूसरा फ्रांस। अर्थात दो कंट्री है जो नेशन स्टेट बना चुका है और इसके पीछे लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू के आगे धीरे 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 करके यूरोप के अधिकांशतः देश आगे की ओर बढ़ रहा है। स्टैच्यू में मोनार्कियल अवशेष पदार्थ को कुछ दिखाया गया है, जिससे कि यह पता चलता है कि हम एब्सोल्यूटिस्ट को समाप्त कर चुके हैं, डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिश करने की बात कहे गए हैं। और ऊपर में ये दिखाया गया है कि जो गॉड हैं जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सेंट हैं, क्रिस्ट है, एंजल्स हैं, जो डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद के रूप में अग्रसर हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें देख पाएंगे कि एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन क्या होता है। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल विद ए लॉट ऑफ अनकंट्रोल पावर। इट आल्सो रेफर्स टू एंड द ऑपरेसिव मोनार्कियल गवर्नमेंट। एंड यूटोपियन विजन्स का मतलब होता है द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर द फ्लैग्स एंड द नेशनल कस्टम्स। इट मीन्स यूटोपियन इज जस्ट लाइक द अपोजिट ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म। और एब्सोल्यूटिज्म की जगह पर यूटोपियन को इस्टेब्लिश करने की बात फ्रेडरिक सोरियो ने कही है। और हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अपना अपना झंडा लेकर हर एक देश के लोग आगे लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें पोलैंड, हंगरी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इत्यादि कंट्री आगे की ओर अपना रिपब्लिक गेट करने के लिए बढ़ रहा है। हाँ, तो इसके पहले हम लोग फ्रेडरिक सोरियो को बनाया गया पेंटिंग का एक्सप्लेनेशन देख पा रहे थे। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति हमारे इस यूरोप में एक मदद किया। इट मीन्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, इसके बारे में हम लोग इसमें देख पाएंगे। हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज का इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। इट मीन्स व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। अर्थात हम लोग इसमें देख पाएंगे कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। और हम लोग इसको एक ओवरऑल एक डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक से संबंधित पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप 9th क्लास में इसके बारे में अध्ययन किया ही होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। फिर भी ओवरऑल एक उसका एक कंक्लूजन हम लोग देख पाते हैं कि ताकि इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? तो जैसा कि आप जानते ही हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। फ्रांस में यह फ्रांस की जो क्रांति 1789 में हुआ था। एंड इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।
आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म वाज क्रिएटेड, यानी कि पूरे यूरोप में पहली बार राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की जो भावना की उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति से ही देखने के लिए मिलता है। इसके बाद दिस रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इन द प्लेस ऑफ द मोनार्की सिस्टम, यानी कि मोनार्की सिस्टम की जगह पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का सबसे बड़ा श्रेय यूरोप में फ्रांस की क्रांति को ही जाता है। तो उसके बाद द मेन एम ऑफ द रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट द सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द सेंस of the revolutionaries, what was the main idea of the French revolutionaries and which type of the idea created by the French revolutionaries। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि the main idea of the French revolutionaries were to create a sense collective identity among the people, यानी कि अपनी एक पहचान करने के लिए, अपनी एक पहचान को बनाने के लिए इस प्रकार का सेंस को डेवलप किया गया था फ्रांस के क्रांति में। इसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं मेरे दोस्त कि आखिर ये फ्रांस की क्रांति जब घटना घटी थी तो किस प्रकार के हमारा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजिंग हुआ, यानी कि किस प्रकार का चेंजिंग। इट मीन्स वी कैन सी इन दिस वीडियो मेजर चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। यही से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वर द चेंजेस या व्हाट वर द मेजर चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, या क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, या इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाएगा जो कि यहाँ पर लिखे हैं व्हाट वाज द मेजर चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल सिनारियो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप, यानी किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के दौरान या फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजिंग किस प्रकार से हुआ। यू विल हैव टू एक्सप्लेन, यानी कि आपको इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? तो चलते हैं, यानी फ्रांस के क्रांति के बाद किस प्रकार के वहाँ का सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली चेंजेस हुआ, इसके बारे में हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप इसे ऑल बटन पर क्लिक कर दें, इसे शेयर करेंगे और लगातार वीडियो आप मेरे इस देखने के लिए आप कंटिन्यू रहेंगे। कहता है कि स्टेट जनरल, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, देयर वर द 3 स्टेट, यानी सोसाइटी 3 भाग में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। एंड द स्टेट जनरल, जो कि इलेक्शन जो किसके, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, पहले कॉमन पीपल के द्वारा स्टेट जनरल का इलेक्शन नहीं होता था, बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति होने के बाद फ्रांस में वहाँ पर डेमोक्रेसी जब इस्टेब्लिश किया गया तो कॉमन पीपल के द्वारा ही वहाँ का स्टेट जनरल का इलेक्शन होना शुरू हो गया, और उस स्टेट जनरल की जगह पर नाम क्या हो गया आपका, नेशनल असेंबली। इट मीन्स नेशनल असेंबली, यानी रीनेम्ड कर दिया गया, यानी स्टेट जनरल को नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया था। उसके बाद फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। फ्रांस में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, उसी को मतलब कि एक यूनिटी को, आइडेंटिफिकेशन को शो करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ का क्या बना दिया गया, नेशनल लैंग्वेज को घोषणा कर दिया गया। और एक अपना कॉमन आइडेंटिफिकेशन, नेशनलिज्म को शो करने के लिए न्यू फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि वहाँ फ्रांस का एक अपना एक झंडा, नेशनल एक फ्लैग का घोषणा किया गया। एंड द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोनार्क टू द कॉमन पीपल, और जो मोनार्की सिस्टम था वो उसको समाप्त करके वो आपका जो पावर था, जो शक्ति थी, उसे कॉमन पीपल के हाथों में सौंप दी गई। इसके बाद क्या आप देख रहे हैं कि नेशनलिज्म आइडिया वाज टेकन बाय द फ्रेंच आर्मी। इस प्रकार से फ्रांस के सभी आर्मी के बीच में एक उनकी भावना एक उत्पन्न हुआ, नेशनलिज्म की भावना, आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच आर्मी इन द होल पार्ट ऑफ द यूरोप। पूरे यूरोप में फ्रेंच आर्मी ने नेशनलिज्म आइडिया को स्प्रेड करने के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया। एंड इक्वल राइट्स बिफोर द लॉ, दैट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। एंड द लॉ पैट्री एंड द ले सिटिजन, पैट्री का मतलब होता है यहाँ पर एक अपना देश को शो करने के लिए, देश को अपनी बताने के लिए एक अपना कह सकते हैं कि अपने पैतृक
मानने के लिए एक शब्द पैट्री शब्द का वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, ला पैट्री, एंड द ले सिटीजन का मतलब क्या होता है, नागरिक यानी कि सिटीजनशिप। एंड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर द इंट्रोड्यूस्ड, इस प्रकार से वहां पर विभिन्न प्रकार के कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि एक ओवरऑल आप देख सकते हैं, एक फटाफट रिवीजन के रूप में हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक छोटा सा आइडिया देते हैं, उसमें क्या किया गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, जिसमें कि एक पहली बार नेशनलिज्म आइडिया को डेवलप किया गया और वहां पर मोनार्की सिस्टम को समाप्त करके वहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो सबसे पहले स्टेट जनरल का इलेक्शन कॉमन पीपल के द्वारा होना शुरू हो गया और इसे स्टेट जनरल के नाम की जगह पर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली किया गया। और वहां पर फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज घोषणा कर दिया गया, एक नेशनल फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया और पावर को यानी मोनार्की सिस्टम से समाप्त करके कॉमन पीपल के बीच में इसे सौंप दिया गया। एंड नेशनलिज्म आइडिया जो फ्रांस के आर्मी के द्वारा पूरे यूरोप में फैलाना शुरू हो गया। एंड इक्वलिटी, दैट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इस प्रकार की भावना वहां पर क्रिएट होना शुरू हो गया। एंड द ला पैट्री एंड द ले सिटीजन जैसा शब्द यानी कि नागरिक और उस देश का अपना एक पितृसत्तात्मक चीज को शो करने के लिए वहां पर किया गया और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। और इस प्रकार से इसके पहले का वीडियो भी आपके पास लिंक में पड़ा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि नेपोलियन किस प्रकार से इस फ्रांस में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और कब्जा करने के बाद अपना किस प्रकार से नियम और कानून लेकर के आया, यानी जिसे हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। इसके बाद वाला में हम लोग इसे कंटिन्यू आगे देख पाएंगे। जय हिंद। हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप अपना चैनल जिरीवाल जीएस क्लासेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविल कोड ऑफ 1804 एंड इट इज आल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। लेकिन इस सिविल कोड को बताने के पहले कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट जो शब्द है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और थोड़ा एक नेपोलियन के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, हु वाज नेपोलियन एंड व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड। इस वीडियो का खासियत यह रहेगा कि आपको इस चैप्टर यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाते हुए आपको यह भी बताएंगे हम कि किस प्रकार से बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द बोर्ड। लिसन केयरफुली, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक प्रश्न आता है नेपोलियन, इट मीन्स सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु वाज नेपोलियन। ओके, तो नेपोलियन वाज बोर्न इन द 1769 एंड ही वाज डाइड इन 1821 एंड ही वॉज ए फ्रेंच मिलिट्री। एक फ्रांस का एक मिलिट्री था और कुछ दिन के बाद मिलिट्री से उन्होंने जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो जो एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, उसमें एक नेशनल असेंबली के बाद जो जैकोबिन क्लब का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसके बाद डायरेक्टरी के हैंड ओवर में कर दिया गया था। तो उस डायरेक्टरी को कंट्रोल किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा और उसके बाद पूरे फ्रांस में नेपोलियन ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। चलिए, तो ही वॉज ए फ्रेंच मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर्स who gained prominence during the French Revolution ruled France from 1799 to 1815। यानी वह 1799 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू के पहले तक नेपोलियन ने फ्रांस में क्या किया, कब्जा किया, शासन किया फ्रांस के क्रांति के बाद लगातार। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न आता है स्टूडेंट कि व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड, डिफाइन द टर्म नेपोलियनिक कोड। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि दिस कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टीज। यानी कि जन्म के आधार पर जो उन लोगों को जो विशेषाधिकार दिया गया था कुछ लोगों के हाथ में, उस विशेषाधिकार को समाप्त करके इक्वलिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश करने की जो परंपरा, जो सिस्टम, जो पॉलिसी नेपोलियन के द्वारा जो लागू किया गया, उस पॉलिसीज को, उस नियम को, उस कानून को, उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को नेपोलियनिक कोड कहा गया। एंड नेपोलियन कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1804। सो हम लोग इसको सिविल कोड ऑफ द 1804 भी कह सकते हैं या नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी कह सकते हैं या नेपोलियनिक कोड भी कहा जा सकता है। इसके बाद हमें दो शब्द बार बार खटकता है, एक नेशन स्टेट
क्या होता है और एक मॉडर्न स्टेट क्या होता है, ये दोनों के बारे में आप जरूर जान लें। फ्रांस की क्रांति में एक नेशनलिज्म को जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन तो आया ही था, इसके साथ साथ नेशन स्टेट की भावना भी क्रिएट हुआ था। तो सबसे पहले आप जानेंगे इसमें कि नेशन स्टेट क्या होता है। तो स्टेट दैट establishes itself as a separate political and the geographical, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जगह जिसका अपना एक पॉलिटिकल बाउंड्री हो, अपना उसका एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो, इसके साथ साथ उनके पास सॉवरेनिटी हो, यानी कि किसी प्रकार का किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप उसके ऊपर ना हो। इस प्रकार के जो यदि आप अपना एक इंटायर एक अपना सेपरेट एक एरिया, एक क्षेत्र, एक देश का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, नेशन स्टेट कहता है। यानी फिर से समझेंगे, ए स्टेट दैट इस्टेब्लिशेस इटसेल्फ एज ए सेपरेट पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंटिटी एंड फंक्शंस एज ए कंप्लीट एंड sovereign टेरिटोरियल यूनिट। दिस कंसेप्ट इमर्ज्ड इन द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि नेशन स्टेट का जो शब्द की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो नेशन स्टेट वाज ओरिजिनेटेड आफ्टर द 19th या इन द 19th century. It means the concept of the nation state come during the 19th century in Europe as a result of the growth of the nationalism। और इसी के साथ नेशनलिज्म का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। और हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न स्टेट, सेम चीज वही है, उसके पास सोवरेनिटी होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है, एक सेंटर एक जगह पर उसे कंट्रोल करने की बात कही जाती है। सेम चीज लगभग वही है, इसका बाउंड्री भी होगा, इसका पॉलिटिकल बाउंड्री होगा, इसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगा, लेकिन दैट कंट्री आल्सो controlled from a central activities from the centralized. It means a state in which sovereignty expressed by a exercised by a controlled power a specific territory and the population। क्लियर है? इस प्रकार से आपने देखा नेशन स्टेट और दूसरा मॉडर्न स्टेट। अब इसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं खास करके सिविल कोड ऑफ द 1804, यानी कि इसका पॉजिटिव चीज़ और इसका नेगेटिव चीज़ लगातार हम लोग इसमें देखेंगे और किस प्रकार से उसमें भी क्वेश्चन आता है हम लोग देखेंगे। तो आप बने रहेंगे लगातार वीडियो के अंत तक। हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज का इस वीडियो में हम लोग देख पाएंगे सिविल कोड ऑफ 1804 और इसे हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हु वाज नेपोलियन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नेशन स्टेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडर्न स्टेट। और आज हम लोग इसमें देखेंगे नेपोलियन कोड किस प्रकार से है, तो थोड़ा नेपोलियन के बारे में भी इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। और फ्रांस के क्रांति में नेपोलियन किस प्रकार से फ्रांस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, किस प्रकार से वो आपके पास डायरेक्टरी सिस्टम को अपने हाथ में लेकर के पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं सबसे पहले नेपोलियनिक कोड एंड वी कैन आल्सो say that civil code of 1804। आगे you know very well civil code of 1804 was introduced by Napoleon Bonaparte in Europe and he also introduced the right to properties। राइट टू प्रॉपर्टीज को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सेडम, यानी कि जो पीजेंट जो किसान थे, क्योंकि उसमें एक परंपरा चल रही थी कि कुछ किसानों को अपने अंडर में ले करके उनसे काम करवाना, यानी कि उसके अंडर में ही वो काम मतलब रह करके ही काम करने का जो सिस्टम था, जो परंपरा था, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इन्होंने यानी नेपोलियन ने उस परंपरा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एंड ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी, और उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड द एफिशिएंट।
यहाँ पर एक और प्रश्न भी बनता है स्टूडेंट, इसे ध्यान से देखेंगे कि नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, या आर यू एग्री दैट नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी बट मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड द एफिशिएंट। यह यानी कहने का अर्थ इसमें यह है कि डेमोक्रेसी को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन जो डेमोक्रेसी की जो भावना थी, जो डेमोक्रेसी की जो पॉलिसीज थी, डेमोक्रेसी का जो काम करने का जो तरीका था, उस सिस्टम को कंटिन्यू रखते गया, यानी एडमिनिस्ट्रेटर पावर को मजबूत कर दिया बिना डेमोक्रेसी का। इसके बारे में यहाँ पर आपके पास प्रश्न कहता है। एंड ही एबोलिश्ड द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, जो जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार दिया गया था, कुछ ही लोगों के हाथ में विशेषाधिकार जो यूरोप में देने की परंपरा जो चल रही थी, इस परंपरा को नेपोलियन ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एंड रिमूव द फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी, उस सामंतवादी व्यवस्था को क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया। यानी कि पूरी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में था, ये पूरे के सिस्टम को क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया। एंड सेडम एंड द मोनरियल ड्यूज वर एबोलिश्ड, यानी सेडम, यही चीज़ आपके पास, ये सेम चीज़ यहाँ पर ये आपके पास कर दिया गया है। वर मोनरियल ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड गोल्ड रिस्ट्रिक्शंस, यानी व्यापारियों को एक दल, एक समूह, एक कमिटी, एक समाज, एक सोसाइटी के जो बनाने की जो परंपरा थी, उसे पहले नहीं था, लेकिन नेपोलियन ने क्या कर दिया, इसे शुरू कर दिया। आप अपना एक संस्था का निर्माण कर सकते हैं, आप लॉबिंग कर सकते हैं, आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप अपने हित के लिए, आप अपने व्यापारियों के लिए, आप अपने व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक कमिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि इसके पहले नहीं था। फिर इसके बाद रिमूव्ड, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन वर द इम्प्रूव्ड, और व्यापारियों की सुविधा को और तेज कर दिया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन को क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, जिसमें कि कॉमन पीपल भी खुश हो गए, इसके साथ साथ ट्रेडर्स भी खुश हो गए, वहाँ के जितने भी कॉमन पीपल हैं सब क्या हो गए, खुश हो गए। एंड स्टैंडर्ड द वेट्स, यानी कि जो वजन, जो मापने की जो उनका इकाई यूनिट था, नापने का आपके पास इकाई था, वजन करने की जो इकाई थी, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि वहाँ कुछ ही दूरी पर वजन करने की जो परंपरा थी सब अलग अलग था, जिसे आज भी देखने के लिए मिलता है। यानी कि किसी को एक बीता से माप कर, तो किसी को कहीं पर हाथ से माप कर, इस करने की जो परंपरा, यानी एक यूनिफॉर्म, एक सिस्टम एक जैसा नहीं था। लेकिन नेपोलियन ने पूरे वेट को एंड द मेजर्स को, यानी कि उसे वजन करने का और उसे मापने की जो यूनिट था, इकाई था, उसे क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। एंड इन्फॉर्म द लॉज एंड द कॉमन नेशनल करेंसी, और हर एक क्षेत्र का अलग अलग करेंसी था, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त करके एक करेंसी इंट्रोड्यूस किया, सिंगल करेंसी। क्योंकि व्यापारियों को भी दिक्कत होता था, आज हो सकता है इस क्षेत्र में अपना बेच रहा है तो इसके लिए अलग करेंसी रखेगा, बगल वाले क्षेत्र में गया तो उसका अलग करेंसी चल रहा है, उसके बगल में गया तो वहाँ एक अलग वजन है, वहाँ मापने का इकाई अलग है, तो व्यापारियों को कठिनाई होती थी। इसलिए ट्रेडर्स, जितने भी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, कॉमन पीपल थे, वो इस एक्टिविटीज से खुश थे और नेपोलियन बोनापार्ट को सपोर्ट किया करते थे। एंड दीज ऑल वर द पॉजिटिव कोड, पॉजिटिव रूल्स, पॉजिटिव प्रिंसिपल, पॉजिटिव सिद्धांत ऑफ द नेपोलियन। यहाँ से यहाँ तक जितना भी आप देख रहे हैं, यह पॉजिटिव सकारात्मक चेंजिंग था, सकारात्मक उनका बदलाव था। लेकिन हुआ ये कि फ्रांस के आर्मी जब पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करना शुरू करने के लिए जब चलना शुरू कर दिया, तो अब वो आर्मी वहाँ पर गया है, फ्रांस की पूरी आर्मी यूरोप के अलग अलग क्षेत्र में वहाँ पर अपना शासन कर रहा है। लेकिन वो शासन तो कर रहा है, लेकिन एक्टिविटी, जो परंपरा, जो कल्चर, जो सिस्टम अपना रहा है। शुरू में तो वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा और सोचा कि जिस प्रकार से नेपोलियन अपना कोड जारी करके कुछ क्षेत्र को परिवर्तन किया है, आप हमारे यहाँ भी आकर परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आर्मी जब उसके पास जाना शुरू कर दिया, तो नेपोलियन के पास आर्मी की आवश्यकता ज़्यादा हो गई, और उस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए, उस आर्मी को संभालने के लिए उन्होंने कुछ नकारात्मक कोड को जारी किया, नकारात्मक विचारधारा को उन्होंने लगाया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फंक्शन। यानी यहीं पर आपके पास क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। कहता है कि व्हाई डिड नेपोलियन कोड बिकम द अनपॉपुलर,
Why did Napoleonic Code become unpopular and people were not used the Napoleonic Code? उन्हें क्यों है जो उसे अपोज करना शुरू कर दिया? तो इसका आंसर होगा बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फंक्शन। क्योंकि हर एक क्षेत्र में जब उन्होंने जाना शुरू कर दिया तो उसके कल्चर में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, उसका कस्टम में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके अंगेस्ट में फ्रांस के आर्मी यानी फ्रेंच के आर्मी के मतलब सामना करना पड़ा, कुछ विरोध का भी, कुछ वहाँ पर लड़ाइयाँ भी हुआ, कुछ रेवोल्यूशन भी हुआ और धीरे धीरे नेपोलियन का पतन होने का कारण बना। लेकिन यहाँ पर जो नकारात्मक जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, इंक्रीजमेंट द टैक्सेशन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया एंड सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस कर दिया एंड द फोर्स्ड कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज, और ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए, फ्रेंच आर्मी बनने के लिए यानी कि आर्मी में भर्ती करवाने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। वहाँ पर टैक्सेशन रेवेन्यू को बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दिया। दीज ऑल वर द नेगेटिव मीन्स एलिमेंट्स, नेगेटिव थॉट्स फॉर द नेपोलियन। इस प्रकार से नेपोलियन का जो कोड है कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ क्या है? नेगेटिव भी है। इस प्रकार से कह सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड कॉमन पीपल ट्रेडर्स सपोर्टेड टू द नेपोलियन एंड व्हाई डिड सम पीपल आल्सो नॉट एक्सेप्ट द नेपोलियनिक कोड, या हाउ डिड नेपोलियनिक कोड बिकम अनपॉपुलर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्लियर है? तो आपने एक बार इस रिवीजन के रूप में आप इसे देख सकते हैं कि नेपोलियनिक कोड किस प्रकार से है। तो नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन इन 1804 एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द राइट टू प्रॉपर्टीज एंड ही आल्सो रिमूव्ड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सडम, यानी कि जो कुछ है वहाँ पर किसानों को अपने रह करके यानी कह सकते हैं गुलाम की तरह रह करके जो काम करवाने की जो परंपरा थी उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। एंड ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी बट द मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड द एफिशिएंट। उन्होंने डेमोक्रेसी को तो समाप्त किया था लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इतना मजबूत कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था, ये कैपेसिटी थी नेपोलियन के पास। एंड एवोल्यूशन द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, जो जन्म के आधार पर जो उनको जो विशेषाधिकार दिया गया था इसे समाप्त कर दिया। एंड रिमूव द फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी जो विचारधारा था, सामंतवादी जो सिस्टम चल रहा था उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। एंड सेडम, सेम चीज यहाँ पर आपके पास रिपीट कर दिया गया है। और गोल्ड रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया? उन्होंने रिमूव कर दिया, यानी कि जो पहले गोलेबंदी करने का अपना कमेटी बनाने का जो कैपेसिटी जो उनके पास जो करने का जो नियम था वो मतलब कि जो नहीं करने के लिए बताया गया था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? उसे समाप्त कर दिया कि आप अपना कमेटी, आप अपना संस्था, आप अपना एक सोसाइटी को गठन कर सकते हैं। एंड उन्होंने क्या किया? तो स्टैंडर्ड वेट यानी कि मापने का, वजन करने का, उसका एक अपना यूनिट इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ नकारात्मक बातों को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उसे आर्मी चाहिए थी, क्योंकि पूरे यूरोप में धीरे धीरे नेपोलियन था जो अपना विस्तार कर रहा था। उस आर्मी को खर्चा पूरा करने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ रही थी, इसलिए ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करने की पॉलिसी बनाई और टैक्स को इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दिया। दीज ऑल वर द नेगेटिव फॉर द नेपोलियन। इस प्रकार से आपने देखा नेपोलियनिक कोड। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस बटन आप लाइक कर दें और इसे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑल बटन पर आप इसे क्लिक कर दें। क्लियर है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा इसके पहले जितना भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा और आप इसे वॉच करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस प्रकार से नेशनलिज्म यूरोप में जन्म लिया, किस प्रकार से नेशनलिज्म पूरे यूरोप में आगे की ओर बढ़ा। वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर उस वक्त पूरे यूरोप में समाज का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन था, किस प्रकार से समाज बटा हुआ था, कितने भागों में समाज बटा हुआ था, इसका अध्ययन हम लोग इसमें जानेंगे।
लेकिन इसके जानने के पहले 2 सेंटेंस आप जरूर जानेंगे कि देयर वर नो नेशन स्टेट एंड देयर वर द नो मॉडर्न स्टेट इन ड्यूरिंग दैट पीरियड इन यूरोप। यूरोप में किसी प्रकार का एक नेशन स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था और ना ही मॉडर्न स्टेट का डेवलपमेंट हुआ था। और इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट डू यू मीन बाय द नेशन स्टेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडर्न स्टेट। ये पूरा आप उस वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। तो जो यूरोप का जो समाज था, यूरोप की जो सोसाइटी थी, यूरोप का जो पूरे के पूरे सोसाइटी 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले कौन सा था? एरिस्टोक्रेसी। आप जैसा कि आप देख रहे हैं एरिस्टोक्रेसी, तो थोड़ा आप एरिस्टोक्रेसी के बारे में जान लें। द हाई क्लास फैमिली, इट मीन्स एरिस्टोक्रेसी बिलोंग्स टू द हाई क्लास फैमिली। हाई उच्च समाज से, उच्च परिवार से बिलोंग करते थे एंड ये लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, इनके पास संपत्ति थी। एक बहुत बड़े एक साम्राज्य का एक संस्थापक के रूप में जाना जाता था। एंड द लेस पॉपुलेशन, बट उनकी जनसंख्या क्या थी? कम थी। लेकिन उसके साथ साथ डोमिनेटिंग, इनकी जो मेंटेलिटी थी डोमिनेट करने का, किसी दूसरे को कब्जा करने का, किसी दूसरे को सताने का, किसी दूसरे को अंडर में रखने की कैपेसिटी, ये भावना उनके मन मस्तिष्क में चल रहा था। एंड ऑल राइट्स दे हैड, उनके पास सभी के सभी हक, अधिकार, राइट था, यानी कि सभी राइट उन्हें प्राप्त करने का अधिकार था। तो एक बार आप देख सकते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी कि यूरोप का समाज एक ऐसा समाज था जो कि एरिस्टोक्रेसी थे। तो आपके पास क्वेश्चन आता है हु वाज एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी हु बिलोंग्स टू द हाई क्लास फैमिली एंड लैंडलॉर्ड एंड लेस पॉपुलेशन एंड दे हैव मीन्स थॉट फॉर द डोमिनेटिंग एंड दे हैड द ऑल राइट्स। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पीजेंट्री। पीजेंट्री में क्या है? तो लो क्लास फैमिली, जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और लैंडलेस थे, इनके पास ज़मीन नहीं थी, लेकिन इनकी जनसंख्या इसके तुलना में बहुत ज़्यादा था। एंड नो राइट्स, इसके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, यू आर आल्सो मीन्स कैन से। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं द न्यू मिडिल क्लास। द न्यू मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन थे, ये जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटल मतलब कि जो उद्योगपति इसमें आते थे, डॉक्टर्स आते थे, टीचर्स आते थे। एंड कंसेप्ट ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म, इन्होंने यानी क्वेश्चन आता है कि हु प्रोवाइडेड द कंसेप्ट ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म, देन वी कैन से द कंसेप्ट ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप। क्लियर है। इसके बाद द मेन आइडिया ऑफ द न्यू मिडिल क्लास का क्या था? तो द न्यू मिडिल क्लास वांटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, वो अपनी एक आज़ादी चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे, इक्वलिटी बिफोर द लॉ चाहते थे एंड गवर्नमेंट चाहते थे बाय कंसर्ट, यानी कि जनता का गवर्नमेंट, जनता की सरकार यानी कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे द न्यू मिडिल क्लास फैमिली। एक और हमारा समाज यानी यूरोप का समाज एक और था जिसको हम लोग कंजर्वेटिज्म कहेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म। तो हु वाज द कंजर्वेटिज्म? तो हम लोग कह सकते हैं द पीपल हु आल्सो फॉलोड द ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, जो पुराने रीति रिवाज के भावना से जो ग्रसित थे, जो अपने रीति रिवाज को मानते थे, ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते थे, उसे को हम लोग कंजर्वेटिज्म कहा करते थे। तो हम लोग इसमें देखेंगे आगे की ओर। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जो हमारा यूरोप का जो समाज था, यूरोप की जो सोसाइटी थी, वो डिफरेंट ग्रुप में क्या था? बटा हुआ था। और उस वक्त किसी प्रकार का नेशन स्टेट या तो मॉडर्न स्टेट की कंसेप्ट या भावना उस पर क्रिएट नहीं हुआ था, नहीं बन पाया था। तो पहला जो हमारा समाज का एक ग्रुप है, एक सोसाइटी का जो एक समाज का एक पार्ट है, वो अरिस्टोक्रेसी कहलाता था। यह हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ये लैंडलॉर्ड जमींदार हुआ करते थे, इनकी जनसंख्या बहुत कम थी, डोमिनेटिंग करने की इसके पास मेंटलिटी रहा करता था और सभी अधिकार इसके पास था, विशेषाधिकार भी था। पेजेंट्री, ये लो क्लास फैमिली बिलोंग करते थे, ये लैंडलेस थे, भूमिहीन थे और इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, इसके पास किसी प्रकार का राइट नहीं था। और यही बनेगा मुख्य कारण रेवोल्यूशन का। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट जो हमारा सोसाइटी का जो एक फॉर्मेशन था द न्यू मिडिल क्लास, यानी इसमें कौन आते थे? एजुकेटेड आते थे, एजुकेटेड पॉपुलेशन, एजुकेटेड पर्सन, शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति लोग आते थे, डॉक्टर्स आते थे, टीचर्स आते थे, शिक्षक शिक्षिकाएं, है ना। एंड ही आल्सो गेव द कंसेप्ट ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म। और इन्होंने ही कहा कि हमें न्यू मिडिल क्लास ने ही कहा कि हमें क्या चाहिए? इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ चाहिए एंड द गवर्न बाय द कंसर्न चाहिए। और जो अलग अलग जो समाज बटा हुआ था और इन्होंने ही
एक अलग अलग जो हमारे मेजरमेंट था, अलग अलग जो तरीका था, इसे एक करने के लिए, एक साथ करने के लिए, एक जैसा करने के लिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ करने के लिए उन्होंने एक जुलोवेरियन का गठन किया था। और जुलोवेरियन क्या था, जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द जुलोवेरियन, तो जुलोवेरियन वाज द कस्टम यूनियन, जो कि 1834 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इन्होंने ही किस प्रकार के कि जो 30 करेंसी, जो अलग अलग करेंसी था, उस करेंसी 30 करेंसीज को यानी कि 28 को रिमूव कर दिया गया, मात्र 2 ही करेंसी कंटिन्यू रह पाया था। तो इसमें भी हम लोग इसको देख पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑफ यूरोप, किस प्रकार के समाज यूरोप का समाज बटा हुआ था। और यही जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, यही जो पावर, जो शक्ति, यानी किसी के पास एक जन्मसिद्ध अधिकार था, यानी जन्म से अधिकार था, विशेषाधिकार था, किसी के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। और यही कारण बना यूरोप में रिवोल्यूशन आने का, यूरोप में एक क्रांति लाने का, और जो कि पहला श्रेय हमें फ्रांस का जाता है। इसलिए डिक मैटरनिक ने कहा भी है कि जब फ्रांस छिपता था तो पूरा यूरोप में सर्दी हो जाती थी। यह भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि फ्रांस जब छिपता था तो पूरा यूरोप में सर्दी आती थी। यह कथन किसका है, तो ड्यूक मैटरनिक का है। क्लियर है। तो आप इसके बाद वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में इसके पहले का वीडियो का लिंक आपके पास दिया हुआ रहेगा, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद वाला वीडियो आप देख पाएंगे। जय हिंद। आज हम लोग यहीं तक वीडियो रखते हैं। इसके बाद वाला सेकंड फेज में हम लोग देख पाएंगे नेक्स्ट, यानी कि लिबरलिज्म किस प्रकार से आइडिया ऑफ द नेशन को डेवलप किया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, नेशनलिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म। इस तमाम यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आप नोटिफिकेशन पर ऑल बटन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।